हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। स्वागत करता हूँ आप लोग एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी वाइब्स पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, पिछले लेक्चर्स में क्या, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश, जब मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने क्या किया, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर दिया था चाणक्य की सहायता से, और वहां पर क्या कर दिया था, मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की क्या स्थापना कर दी थी। तो उसके अलावा हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी माने तो क्या, इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या थे, क्या क्या जानकारी मिली है इसके बारे में, कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, पुरातात्विक स्रोत थे और साहित्यिक स्रोत से। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था किस बात का, हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर जो मौर्य वंश है, इसके जो शासक हुए उनके बारे में हमने उनकी सूची को देखा था कि किस शासक ने कितने टाइम तक क्या यहाँ पर शासन किया मगध साम्राज्य पर। तो आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो मौर्य वंश है ना, उसका ये पार्ट 2 है। और जो पहला शासक था यहाँ पर वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए, इनका जन्म हुआ था कब, 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये धर्म के क्या थे, हिंदू थे। धर्म के ये क्या थे, हिंदू थे। और इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है तो इनकी माता का नाम था क्या, मौरा। इनकी माता का नाम था मौरा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, क्या, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जब इनकी उम्र कितने वर्ष की हो जाती है, जब इनकी उम्र 23 वर्ष की हो जाती है तो 322 ईसा पूर्व में क्या होगा, 322 ईसा पूर्व में क्या होता है, चाणक्य की हेल्प से ये नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर देता है और मगध पर क्या कर देता है, मौर्य राजवंश की नींव रख देता है। यानी कि मौर्य वंश की स्थापना कर देता है मगध में, जब इसकी उम्र क्या होती है, 23 वर्ष की होती है। उसके बाद इसने क्या किया, अपनी राजधानी इसने क्या किया, पाटलिपुत्र को बढ़ाया। इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। इन्होंने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद देखिए, जैन ग्रंथों में इनको क्षत्रिय कहा गया। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया, इनको क्षत्रिय कहा गया। वहीं दूसरी तरफ मुद्रा राक्षस या फिर पुराणों में इनको शूद्र कहा गया। क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। अब देखिए, हमारे कुछ इतिहासकार हुए जस्टिस स्टैथो, इन दोनों के अनुसार क्या था, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसको क्या कहा गया, इनके अनुसार सेंड्रोकोटस कहा गया। ये क्या है, यूनान की बुक्स में 2 वर्ड मिलते हैं हमको, जस्टिस और स्टैथो के अनुसार तो इनको सेंड्रोकोटस कहा गया, और एपियन और प्लूटार्क के अनुसार इनको क्या कहा गया, एंड्रोकोटस कहा गया। ये दोनों ही वर्ड हमको कहाँ पर मिलते हैं, यूनान की एक बुक में मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो ये नाम है यहाँ पर सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इन नामों की पहचान की थी किसने, विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान की थी 1784 में, कि हाँ भाई ये नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही यूज हुए थे। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, इसका जो अंतिम युद्ध था, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध हुआ था किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 बीसी में। सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका अंतिम युद्ध हुआ 305 बीसी में। और वहां पर क्या हुआ, ये युद्ध जीत गया था, लेकिन वहां पर एक संधि भी हुई थी। उस संधि के अनुसार सबसे पहली बात क्या हुई, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ना, कौन, मैगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मैगस्थनीज, तो संधि के अनुसार मैगस्थनीज को क्या हुआ, मैगस्थनीज 4 साल के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री बनकर रहे। उसके अलावा संधि के अनुसार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दे दिए, किसको, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर क्या था, यूनान का एक शासक हुआ करता था। तो क्या हुआ, 500 हाथी दान में दे दिए, और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, कांधार, मकरान और काबुल और या फिर हैरात के जो क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया था, इसके हिस्से में कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में। उसके बाद जब क्या था, जब इसका ये युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम पर इसकी सेना कितनी थी, 6 लाख के करीब क्या थी इसकी सेना थी। और जस्टिस और प्लूटार्क के अनुसार, जो इतिहासकार वो हमारे जस्टिस और प्लूटार्क के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना ने, चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी सेना ने, 6 लाख सेना ने पूरे भारत को रौंद डाला था। ठीक है भैया, पूरे
भारत को रौंद डाला था किसके? 6 लाख सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की। किन के अनुसार? जस्टिस और प्लूटार्क के अनुसार। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, संधि के अनुसार क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या? हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह भी किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। उस संधि के अनुसार जो इसने क्या युद्ध जीता था, और इसका अंतिम युद्ध भी था 305 बीसी में हुआ था वो। उसके बाद अंतिम समय में इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है भैया, जब इनका जो मतलब लास्ट टाइम आया तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। और जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली? भद्रबाहु से ली। जैन धर्म की शिक्षा ली इन्होंने किनसे? भद्रबाहु से ली। और आपको याद आया होगा जब मैंने जैन धर्म करवाया था तो वहाँ पर 2 संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो ये भद्रबाहु थे ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक हुआ करते थे, जिससे इन्होंने क्या था? जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की। और फिर क्या हुआ? 297 बीसी में 297 बीसी में क्या थे? ये एक यात्रा पर गए हुए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहीं पर 47 वर्ष की उम्र में 47 एज थी इनकी उस टाइम पर। तो क्या हुआ? एक उपवास के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। एक उपवास के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और कहाँ पर होती है? जो हमारा कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों पर, चंद्रगिरी पहाड़ियों पर इनकी क्या मृत्यु हो जाती है उपवास के कारण 297 बीसी में। उसके बाद इसका पुत्र होता है जो कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को क्या करता है? फिर राजगद्दी को संभालता है। तो ये क्या था? मौर्य वंश का दूसरा पार्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया चंद्रगुप्त मौर्य को। जरूरी नहीं है सिर्फ इतना ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, इससे अलग भी कुछ है जो मैं वहाँ पर करवाऊंगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य वाली क्लासेज है हमारी, वहाँ पर मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बिंदुसार। तो तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छी तरह से समझें। तब तक के लिए थैंक यू।